नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है हमारा बिजनेस स्टडी का 12वां दिन और आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी का 5वां चैप्टर यानी ऑर्गेनाइजिंग। और आज की वीडियो में हम दो शब्दों के ऊपर विशेष रूप से डिस्कस करेंगे, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अगर ये दो शब्दों का हमें मीनिंग क्लियर हो जाता है तो फिर इस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी चीज़ें आराम से की जा सकती हैं। तो पहले हम तसल्ली से डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ समझ लेते हैं। डेलीगेशन का अर्थ होता है किसी को कोई काम या सौंपना, यानी एक व्यक्ति, एक बॉस अपने सबॉर्डिनेट को जब कोई काम सौंपता है तो वो उसको डेलीगेशन कहलाता है, यानी काम सौंपने के साथ में उसे पूरा करने के लिए उस अधिकार भी देता है, तो ये हमारा डेलीगेशन कहलाएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जब एक पॉलिसी ही बना दी जाती है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं ये कार्य उनकी जिम्मेदारी हो करना, तो ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जनरल मैनेजर है, उसके अंडर में 4 डिपार्टमेंट हेड्स हैं। एक जो परचेज मैनेजर है, दूसरा हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है, एक सेल्स मैनेजर है और एक हमारा फाइनेंस मैनेजर है। अब ये इनको ज़रूरत पड़ती है लोगों की, अपने सबॉर्डिनेट्स की, वर्कर्स की। तो ये अपने जनरल मैनेजर से कहते हैं जी हमें इतने आदमियों की ज़रूरत है। लेकिन जनरल मैनेजर कहता है कि नियुक्ति मैं ही करूँगा, बताओगे तुम कितने कितने आदमियों की ज़रूरत है, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट मैं ही करूँगा। तो ऐसे में लेकिन एक मैनेजर जाकर कहता है जी मुझे थोड़ी अर्जेंट ज़रूरत है, जल्दी चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, आप 10 आदमियों की भर्ती आप अपने आप कर लीजिए। तो ये एक आदमी को काम सौंपा गया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डेलीगेशन कहलाएगा। लेकिन अगर वो जनरल मैनेजर सारे मैनेजरों से ये कह दे कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर 10-10 व्यक्तियों तक की भर्ती अपने आप कर सकते हो, तो ये क्या है कि उनकी एक पावर दे दी गई है, एक पॉलिसी बना दी गई, एक नीति बना दी गई, तो ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। जब समान रूप से एक पदाधिकारियों को, एक तरह के अधिकारियों को एक पावर दे दी जाती है तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और जब किसी एक व्यक्ति को अपने काम के हिस्से में से कुछ काम करने के लिए उसे दिया जाता है तो ये हमारा डेलीगेशन कहलाता है। बस अगर ये बात आपने समझ ली तो फिर इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। चलिए अब हम और विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेलीगेशन, जैसे अभी हमने स्पष्ट हो गया इसका अर्थ, तो इसको इन्होंने किस शब्दों में कहा है कि इट मीन्स असाइनिंग वर्क टू सबॉर्डिनेट्स, यानी सबॉर्डिनेट्स को काम सौंपना, एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट, और उसे काम करने के लिए पावर देना। तो ये हमारे क्या हो जाता है, ये डेलीगेशन हो जाता है। अब ये है बहुत, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, होना जरूरी है, इसके बिना काम चलता नहीं। क्योंकि जब भी हम कोई सबॉर्डिनेट रखेंगे तो कोई काम करने के लिए तो रखेंगे उसे, तो उसे अगर हम काम ही नहीं देंगे तो फिर वो किस काम का। तो यहाँ पर काम सौंपा जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप ही सारा काम करने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से उस काम में डिले होती है। जैसे कि एक नीचे आप देख रहे, पिक्चर देख रहे हैं, अब देखिए पहली पिक्चर को देखिए। यहाँ पर एक आदमी, उसके पास में फाइलों का ढेर लगा हुआ है और बड़ा परेशान है। तो इससे क्या है, उस काम कुछ काम वो कर ही नहीं पा रहा और बाकी लोग खाली बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि और लोगों के पास काम नहीं है, सारा काम अपने पास ले रखा है, तो इससे काम में डिले हो रहा है और वो आदमी परेशान भी है। काम भी, मैनेजमेंट भी ठीक ढंग से इससे नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का काम भी ठीक से नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक मैनेजर है जो कि अपना एक काम सौंप देता, ले भैया ये काम तुम्हें करना है और कोई दिक्कत आए तो मैं बैठा हूँ। तो ये क्या है, ये डेलीगेशन है। एक ने डेलीगेशन नहीं किया और दूसरे ने डेलीगेशन किया, तो इससे डेलीगेशन करने से क्या है, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, एक बेहतर मैनेजमेंट होता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन में आमतौर पर ये 3 एलिमेंट्स है इसके डेलीगेशन के। इन 3 शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग होता है कि सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा ऑथोरिटी, तीसरा अकाउंटेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का सीधा सा मतलब होता है कि काम सौंपना, अगर भैया देख ये काम है, ये तुम्हें करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इस काम को करने के लिए ये पैसे हैं और ये तुम्हारे पास में आदमी है, इन आदमियों से काम लेना, और ये पैसा है, ये बजट है तुम्हारा, इसमें ये खर्च करना है, ये उसको पावर दे दी। और दूसरा फिर अकाउंटेबिलिटी, उसकी जवाबदेही निश्चित कर दी। देखिए अब काम खराब नहीं जाए, तुम्हें ये जिम्मेदारी तुम्हारी, ये जवाबदेही तुम्हारी बनती है, अगर काम खराब होगा तुम जवाबदेह होगे इस चीज़ के लिए, तो ये हमारी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। तो ये बहुत ही सरल से शब्द हैं, इनमें ज़्यादा उलझना नहीं है। जब जितनी ज़्यादा बारीकी में हम घुसने लग जाते हैं तो उसी में ज़्यादा परेशान होते हैं। बिल्कुल एक मोटे तौर पर ही इनको समझना है कि अब देखिए इसके शब्दों का आप देख सकते हो
रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइनिंग ड्यूटी। यानी एक क्या है, ऑब्लिगेशन है सबॉर्डिनेट का कि काम को दिए गए काम को ठीक से परफॉर्म करना। एंड ऑथोरिटी, इट इज़ द राइट ऑफ ए पर्सन टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट्स। ये हमारी ऑथोरिटी हो जाती है कि अपने सबॉर्डिनेट को आदेश देने का अधिकार, ये क्या है, ऑथोरिटी है। एंड टेक विद इन द स्कोप ऑफ हिज एंड टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजिशन, और अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए, अपनी पोजिशन पर रहते हुए कोई भी एक्शन लेने का, कोई भी निर्णय लेने का। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेबिलिटी। इट इज द आंसरेबिलिटी ऑफ ए पर्सन फॉर आउटकम ऑफ द असाइंड टास्क टू हिम। यानी जो उसे काम दिया गया है उसके परिणाम के लिए एक जवाबदेही, तो ये हमारी क्या कहलाती है, अकाउंटेबिलिटी। अब इसी को हम कई बार एलिमेंट्स हैं जो डेलीगेशन के, यही हमारी डेलीगेशन प्रोसेस भी है। ये डेलीगेशन जब कब पूरा होता है कि उसमें 3 स्टेप्स हैं। ये 3, पहला स्टेप क्या, वही असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी कि काम को सौंपना, ग्रांटिंग ऑथोरिटी उसको राइट देना, काम करने का अधिकार देना, एंड फिक्स अकाउंटेबिलिटी और उसकी जवाबदेही निश्चित करना, भाई अब तेरी जवाबदेही है। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि इनके अर्थ से स्पष्ट हो गया, तो अब इनमें अंतर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप इनमें डिफरेंस कर सकते हो। लेकिन फिर भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे मीनिंग है, ऑथोरिटी का सीधा मतलब होता है कि राइट टू कमांड, यानी किसी को आदेश देने का अधिकार की पावर। और रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क, जो काम दिया गया उसे काम पूरा करने की एक जिम्मेदारी। एंड अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ द असाइनिंग टास्क, जो काम दिया है उसके परिणाम के लिए जवाबदेह होना, भाई अब आपकी जवाबदेही बनती है तो क्यों नहीं हुआ ये कार्य। अब है इसका दूसरा जो अंतर का आधार है वो है डेलीगेशन। ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड, ऑथोरिटी को हम दूसरे को सौंप सकते हैं, यानी अपना जो अधिकार है, हमारे पास अधिकार है। जैसे एक परचेज मैनेजर है, उस पर सामान खरीदने का उसको अधिकार है, तो वो अपने सुपरवाइजर को भी कह सकता है, जा भैया ये सामान ये खरीद लाइए, तो ये उसको राइट दिया गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। अब ये नहीं है कि खुद खाली बैठ जाए और सारे काम अपने सुपरवाइजर को ही सौंप दे, देख भाई मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम ही अपने आप करते रहो सारे काम, ये मेरा अधिकार है, ये अब तुम भी कर लो। तो ऐसा नहीं हो सकता। उसमें से जो इंपॉर्टेंट काम हैं वो अपने पास रखने होते हैं, और कुछ छोटे मोटे दूसरों और जो काम कम महत्व काम है वो दूसरों को सौंपे जाते हैं, अपने सबॉर्डिनेट को सौंपे जाते हैं। यानी ये पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सौंपी जाती, उसमें से अपने कुछ ज़्यादा जो बर्डन है काम का, उसमें से कुछ काम शेयर किया जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, लेकिन अपनी जवाबदेही अब उसको नहीं सौंप सकता। जनरल मैनेजर से उसे परचेज करने की पावर उसको मिली है, परचेज मैनेजर को, तो अब अपने अधिकारी के प्रति, जनरल मैनेजर के प्रति खुद जवाबदेह होगा। वो परचेज काम ठीक हुआ नहीं हुआ वो ये नहीं कह सकता जी मैंने तो अपने सुपरवाइजर को कह दिया था, वो सुपरवाइजर जवाब देगा। सुपरवाइजर जवाब नहीं देगा जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर को जवाब देने की जिम्मेदारी खुद परचेज मैनेजर की होगी। इस तरह से वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को किसी दूसरे को किसी भी हालत में नहीं डेलीगेट कर सकता, नहीं सौंप सकता। अगला आता है ओरिजिन। तो ऑथोरिटी एराइज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। अब एक जो हमारी फॉर्मल पोजीशन है, जिस पोजीशन पर हम हैं, ये इससे हमारी क्या ऑथोरिटी मिलती है। जैसे एक परचेज मैनेजर है, उसको ऑथोरिटी है किस चीज़ की, परचेज करने की। एंड नेक्स्ट क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी एराइज फ्रॉम डेलीगेटेड ऑथोरिटी। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है डेलीगेशन से, कि एक काम सौंपा गया है, देखिए ये काम तुम्हें करना है, तो उसकी क्या ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उत्पन्न हुई, किससे उत्पन्न हुई, कि अथॉरिटी मिलने से, कि भाई आपकी ये पावर्स हैं, आपको ये काम आप करना है। एंड एराइज फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है और हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, अगर भाई ठीक है ये काम अब मैं कर दूंगा, तो अब उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जवाबदेही भी हमारी बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा फ्लो। फ्लो में क्या है कि ऑथोरिटी ऊपर वाला जो अधिकारी है अपने नीचे के सबऑर्डिनेट्स को देता है, यानी ऊपर वाला नीचे वाले को अधिकार दे सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को अधिकार नहीं देगा, ऊपर वाला नीचे वाले को अधिकार देगा। इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ इसका फ्लो रहता है। दूसरा हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है, अपने बड़े अधिकारी के प्रति होती है। और अकाउंटेबिलिटी ये भी अपने बड़े अधिकारी के प्रति होती है, जो अपना बॉस होता है उसके प्रति होती है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का जो फ्लो है नीचे से ऊपर की तरफ रहता है, और अथॉरिटी का ऊपर से नीचे की तरफ रहता है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन।
इम्पोर्टेंस में ज़्यादा, वही कहते हैं कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये इम्पोर्टेंस वही इम्पोर्टेंस है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस भी थी, वही हमारी मैनेजमेंट की भी इम्पोर्टेंस थी, और वही हमारी डेलीगेशन की भी। क्योंकि डेलीगेशन भी एक पार्ट क्या है, ये भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और ऑर्गेनाइजेशन किसका पार्ट है, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। तो इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो सारी मिलती जुलती ही होती हैं, कोई ज़्यादा इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। पूरे आप सारे बिजनेस स्टेडियम देखेंगे वही 20-25 पॉइंट बनेंगे, उन्हीं पॉइंटों को हमें एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन किसके परिप्रेक्ष्य में, जब वो मैनेजमेंट के परिप्रेक्ष्य में उनको एक्सप्लेन करना होता था, अब ये डेलीगेशन के परिप्रेक्ष्य में उन्हीं बातों को एक्सप्लेन करना होगा। जैसे क्या, इफेक्टिव मैनेजमेंट, इससे मैनेजमेंट बेहतर होता है, बिल्कुल होता है। ये अभी हमने देख लिया, पिक्चर में भी देखा है कि एक आदमी जब सारे काम खुद कर रहा है तो वो हमारे क्या है कि पूरा काम उसका हो ही नहीं रहा, काम डिले हो रहा है, दूसरे आदमी काम सौंप दिया, ये लीजिए काम और ये आपको करना है। तो इससे क्या है, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट बेहतर ढंग से होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब ये हम पिछले उसमें पढ़ते आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने पढ़ा था कि जब हम किसी को काम सौंपते हैं तो उसका क्या है कि डेवलपमेंट होता है, उसे वो काम करना आ जाता है, काम करना सीख जाता है वो, जब उस कोई काम सौंपे जाते हैं। तो इससे क्या है कि आदमी के क्षमताओं में वृद्धि होती है, उसकी पावर्स बढ़ती हैं, उसकी एबिलिटी बढ़ती है। तो ये क्या कहलाएगा, उसकी डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉयमेंट का इससे डेवलपमेंट होता है। अगला है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब ये डेवलपमेंट और मोटिवेशन ये लगभग दोनों एक जैसे मिलते जुलते से पॉइंट है, लेकिन हम इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि जो मोटिवेशन, जब आदमी को कोई कार्य सौंपा जाता है तो खाली उसको कार्य नहीं सौंपा जाता, उस पर एक विश्वास भी जताया जाता है। जैसे हम क्लास में किसी बच्चे को सौंपते हैं कोई काम, जब उसको सौंप दे भाई बेटा क्लास को थोड़ा शांत रखना, हम इस काम के लिए जा रहे हैं, तो ये उसको ये महसूस होता है कि सर ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो वह अपना और बड़े रुचि से, बड़े मन से वो कार्य करता है। इसी तरह कोई सबॉर्डिनेट को भी जब कोई उसका अधिकारी कोई काम सौंपता है तो वो ये सोचता है, देखिए मेरे ऊपर सर ने, मेरे अधिकारी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, विश्वास किया है, तो मुझे इस विश्वास पर खरा उतरना है। तो ये उससे एक मोटिवेट करता है, उसे साइकोलॉजिकली मोटिवेट करता है उसे ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए। नेक्स्ट है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। अब ये डेवलपमेंट जो होता है केवल कर्मचारी का नहीं होता है, यहाँ पर कर्मचारी के साथ साथ पूरे संगठन का डेवलपमेंट होता है। कि जैसे अब इससे क्या है कि ज़्यादा भी काम हो सकता है, कि एक आदमी की क्षमताएं कम होती हैं, वो थोड़ा कम ही काम कर सकता है, लेकिन जब उसे डेलीगेट कर देता है काम को, दूसरे लोगों को सौंप देता है, तो वो बहुत सारे काम उससे किए जा सकते हैं, यानी काम का अगर विस्तार भी हो जाए तो वो काम किया जा सकता है। दूसरा क्या, इससे जब एक ही दिमाग काम करता था, अब यहाँ पर कई दिमाग काम कर रहे हैं, तो वो नई नई विधियाँ सोचते हैं, तो इससे क्या है कि उसकी एक नई विधियों का भी उसमें प्रयोग होता है, तो इससे भी हमारा क्या है, संगठन का विकास होता है, डेवलपमेंट ग्रोथ होती है। तो ये क्या है कि इससे डेलीगेशन से हमारे पूरे संगठन का भी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन। अब बेटर कोऑर्डिनेशन क्या है कि एक आदमी काम सौंप दिया, उसकी जिम्मेदारी निश्चित कर दी। अब जब उसकी जिम्मेदारी निश्चित कर दी जाती है तो वो बेहतर ढंग से काम करेगा, और जो बॉस है उसका काम केवल उन पर निगरानी रखना हो जाएगा कि मेरे जो सबॉर्डिनेट है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो खुद काम करता नहीं है, बल्कि काम करने वालों की निगरानी केवल करता है। तो इससे क्या है कि उसका काम ही केवल ये रह जाता है कि कहीं पर कोई कड़ी कमजोर तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कहीं काम रुक रहा हो, तो वह उस पर विशेष अलग से ध्यान देता है। इससे क्या है कि बेहतर आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने में एक मदद मिलती है। चलिए अब हम आगे करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि हमने अभी समझा भी था डिसेंट्रलाइजेशन को, इसका अर्थ हमने जाना था कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जब अपने सबॉर्डिनेट्स के राइट्स में एक नीति पॉलिसी बना करके उनके राइट्स बढ़ा दिए जाते हैं, उनको उनकी पावर्स बढ़ा दी जाती हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल जो लिया था कि एक जनरल मैनेजर ने सभी मैनेजर्स को राइट्स दे दिए कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए अपनी ज़रूरत के अनुसार भर्ती कर सकते हो, लोगों को अपॉइंट कर सकते हो। तो ये क्या है कि एक पॉलिसी बन गई। अब इस चीज़ के लिए जब पॉलिसी बन जाती है तो फिर अपने बड़े अधिकारी से, जनरल मैनेजर से, किसी मैनेजर को पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं इतने मैनेजर इतने सुपरवाइजर रख लूँ या इतने वर्कर रख लूँ। तो ये उनकी पावर आ गई उनके पास में, ये अपनी उस पावर के का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। अगर केवल एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति काम सौंपता है तो वो डेलीगेशन है, लेकिन एक टॉप मैनेजमेंट एक पॉलिसी बना देता है कि भाई इस जो ये पदाधिकारी हैं, जो ये डिपार्टमेंट्स मैनेजर्स हैं, ये सब अपने अपने इस कार्य को कर सकते हैं, उनकी ये पावर है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। यानी डेलीगेशन का ही एक विस्तृत रूप हमारा डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। अब इसको देखिए लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए हमने इसकी कुछ बहुत सरल शब्दों में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट रेफर टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी
थ्रू आउट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स पर डेलीगेट करना अथॉरिटी का। ये क्या कहलाएगा? ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का, यही हमने अभी समझा था। तो ये जब एक बात समझ में आ जाती है तो अगर शब्दों में हेरफेर भी हो जाता है तो भी आप उसको ठीक से, उसका मीनिंग सही निकलना चाहिए। आप अपने शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये अब आप स्वयं करें। अब यहाँ पर एक सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन। ये सेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का अपोजिट है। कि सेंट्रलाइजेशन में क्या है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसके पास ज़्यादा अधिकार होते हैं, सबॉर्डिनेट्स के पावर्स में कमी होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन में सबॉर्डिनेट्स की पावर्स को बढ़ाया जाता है। तो इसको देखिए, अगर लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे इसमें? एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय हायर मैनेजमेंट, यानी जब डिसीजन, निर्णय लेने की जो पावर है वो हायर मैनेजमेंट अपने पास में रखे तो ये सेंट्रलाइजेशन है। वेयर एज इट इज डिसेंट्रलाइजेशन व्हेन सच अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, और जब ये अथॉरिटी सबॉर्डिनेट को सौंप दी जाती हैं तो ये क्या कहलाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। तो यही इसका अर्थ है। अब देखिए इसके हम इम्पोर्टेंस देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। तो इम्पोर्टेंस डिसेंट्रलाइजेशन की, डेलीगेशन की अलग नहीं है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन भी क्या है? डेलीगेशन ही है। डेलीगेशन का एक विस्तृत रूप है। तो जो फायदे हमारे डेलीगेशन से होने हैं वही हमारे फायदे डिसेंट्रलाइजेशन से होने हैं। तो बस डेलीगेशन ये कि मैन टू मैन दिया जाता है, और डिसेंट्रलाइजेशन में एक सभी सबॉर्डिनेट्स को पावर दी जाती है। तो वो पॉइंट वही रहेंगे इसमें भी, लेकिन इसमें डिसेंट्रलाइजेशन को ज़्यादा हाईलाइट करना है कि डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स, यानी जो सबॉर्डिनेट हैं उनमें पहल करने की क्षमता बढ़ती है। पहल करने की कैसे क्षमता बढ़ेगी? अब उन्हें ऊपर से तो पूछना नहीं, एक पावर मिल गई कि भाई आपको ये कार्य आप करने, तो वह पूरा अपना जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, जितनी उसके अंदर बुद्धि है, वो अपने उसका पूरा प्रयोग करता है और बेहतर ढंग से कार्य करता है, यानी सेल्फ मोटिवेटेड होता है। अब दूसरे के आदेश पे, ऑर्डर पे काम नहीं कर रहा वो, बल्कि उसे एक बार ऑर्डर मिल चुकी है, उसे पावर मिल चुकी है, अब उसका अपने हिसाब से वो एक नए तरीके से उस काम करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है? उसके अंदर एक इनिशिएटिव की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। नेक्स्ट है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब एक आदमी जब मतलब परचेज मैनेजर बहुत बढ़िया परचेजिंग का काम वो करता है, तो आगे चल के उसको जनरल मैनेजर बनने की भी उसकी संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि वो भविष्य में एक्सपीरियंस के साथ साथ अनुभव काम करते करते वो अगर एक्सपर्ट हो जाता है और बेहतर ढंग से काम करता है तो फ्यूचर के लिए जनरल मैनेजर तैयार हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई सुपरवाइजर है, वो अपने वहाँ पर अपने क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम करता है तो वो आगे चल के उसे एक नया मैनेजर तैयार हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन से मैनेजरल पावर्स हैं जो वो बढ़ती हैं। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब इसमें तो कोई समझने की बात ही नहीं है कि जब एक ही आदमी सारे डिसीजन लेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब अपने अपने डिसीजन लेने के लिए उन्हें छूट दे दी जाए तो डिसीजन जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। ये भी सिंपल सा पॉइंट है, इसमें भी कुछ ज़्यादा आपको समझने की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट के क्या पावर्स, जब वो अपने काम नीचे के अधिकारियों को बांट देता है तो बड़ा रिलीफ सा महसूस करता है, लो अब हमारे पास में कुछ कम काम है। और जब ज़्यादा काम रहता है तो फिर वो परेशान रहता है। हमने उस पिक्चर में भी देखा था, एक आदमी परेशान है और दूसरा आदमी बिल्कुल रिलैक्स है। वो भाई हाँ चलो हमने इस काम सौंप दिया, केवल उसे वहाँ पर ध्यान देना जब काम की उसकी ज़रूरत पड़े, यानी जब उसको समस्या आए, बाकी काम करने दीजिए उन्हें, तो वो आदमी रिलैक्स रहते हैं। फैसिलिटेट्स ग्रोथ। डेलीगेशन में भी यही पॉइंट हमने पढ़ा था, यहाँ पर भी यही है कि इससे क्या है कि एक सुविधा मिलती है विस्तार करने की। अब हमने एक जिस लेवल पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, हमें पता है कि ये परचेज मैनेजर अभी और भी ज़्यादा परचेज कर सकेगा। प्रोडक्शन मैनेजर का जब उस प्रोडक्शन काम दिया गया उसके अंडर में अगर 4 आदमी और बढ़ा दिया और ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेगा वो, या एक और डिवीज़न, दूसरा डिवीज़न भी बनाया जा सकता है कि यहाँ पर एक एक्सपेंशन करें। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि उससे दे दिया जाएगा, एक पावर दे दी जाएगी कि भाई आपको ये नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं और इसका एक नया डिवीजन बना दिया, एक आदमी को हेड बना दी, चलो करिए इसे पूरा। तो इससे क्या डिसेंट्रलाइजेशन से हमने उसे पावर दी तो उसने एक नया प्रोडक्ट वो तैयार कर लिया। तो इससे क्या है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ होती है, उसका एक्सपेंशन भी होता है, उसका मॉडर्नाइजेशन भी होता है, या नई नई विधियों का भी उसमें पता लगता है काम करना। नेक्स्ट है बेटर कंट्रोल। तो ये वही बात है कि वो बेटर कोऑर्डिनेशन लिख दिया था वहाँ पर, यहाँ बेटर कंट्रोल, दोनों में इस बात को हम लिख सकते हैं। बेटर कंट्रोल को भी चाहे वो डेलीगेशन का पॉइंट आ जाए, इंपोर्टेंस आ जाए, चाहे डिसेंट्रलाइजेशन का पॉइंट वो आ जाए। अब इसमें वही बात है कि आदमी खुद अब काम नहीं करता, बल्कि वह क्या काम पर निगरानी रखता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को उसने पावर दे दी,
तो अब वो कहाँ पर कहीं गलत तो नहीं हो रहा, केवल ये देखेगा वो। अगर ठीक काम चल रहा है तो चल रहा है, बहुत बेहतर है। अगर कहीं लगता है कि हाँ यहाँ पर काम गड़बड़ चल रहा है, तो उस पर वो अपना पूरा कंट्रोल करेगा, ध्यान देगा। तो इससे क्या है कि बेटर कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम इनमें अंतर देख सकते हैं। अब जब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हमने दोनों पढ़ ही लिए, तो इनमें अंतर तो बड़े आराम से हम लिख सकते हैं, बस वो पॉइंट बनाने की बात होती है। बाकी आपको अंतर एक ही चीज़ है कि डेलीगेशन क्या है, एक छोटे लेवल पर है, डिसेंट्रलाइजेशन पूरे विस्तृत लेवल पर, लार्ज स्केल पर है। तो यही इसका मेन अंतर है। अब देखिए इसमें इनको डिफरेंस को हम कैसे विस्तृत रूप देते हैं, डिफरेंस को कैसे और विस्तार से करते हैं। सबसे पहले नेचर, इट इज़ कंपलसरी एक्ट, यानी डेलीगेशन के बिना तो काम चलता ही नहीं, कि सारा काम खुद ही थोड़ी करेगा। जब उसके सबॉर्डिनेट हैं तो सबॉर्डिनेट से भी तो काम लेगा वो, तो सबॉर्डिनेट को काम तो सौंपा ही सौंपा जाएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शन है कि वो सभी को एक बराबर का अधिकार दे या न दे, ये टॉप मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा विस्तार होता है तभी हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, अगर जहाँ तक कंट्रोल होता है तो टॉप मैनेजमेंट अपने हाथ में ही पावर को रखते हैं, अगर कोई छोटा व्यवसाय है तो। नेक्स्ट क्या, फ्रीडम ऑफ एक्शन, लेस फ्रीडम टू टेक ऑन डिसीजन। डेलीगेशन में क्योंकि एक आदमी ने हमें काम दिया है, और वो काम क्या है, कई बार देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सुपरवाइजर को भेज दिया कि भाई आपको जाके ये चीज़ खरीद के लानी है, लेकिन देखना इस क्वालिटी की हो और इससे ज़्यादा महंगी नहीं हो। अब उसको काम तो सौंप दिया, अधिकार दे दिया खरीदने का, लेकिन एक बांध भी दिया, उसे सीमाओं में लिमिट भी कर दी। अब उसको पूरी छूट नहीं है कि वो अपने हिसाब से कोई चीज़ खरीद सके। जब खरीदने जाएगा अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी उतने में, सर ये चीज़ नहीं मिल रही इतने में, क्या इतनी थोड़ी और महंगी ले लूँ, इस पैसे मिल रही है क्या लूँ या ना लूँ, तो वो पूरा डिसीजन नहीं ले पाता। ये निर्भर क्या कहता है, जिसने उसे अथॉरिटी दी है उसके ऊपर निर्भर रहेगा। तो ये इसको कम फ्रीडम होती है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में सबको पावर दे दी भाई ठीक है, अपना अपना जो पैसा अपने खर्च करिए, आपका ये बजट है, इसको आप कैसे खर्च करें। तो ये उनको डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा फ्रीडम रहती है, क्योंकि ये पॉलिसी बन जाती है टॉप मैनेजमेंट की तरफ। पॉइंट है हमारा स्टेटस, इट इज़ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क। ये क्या है कि अपने काम को बांटने की प्रोसेस है, यानी जो हमारे पास में काम है उसको कुछ काम अपने अधीनस्थों को उसमें से बांटना, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा डेलीगेशन है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसी है। ये हम इसके अर्थ में समझ चुके थे, बाकी यहाँ अंतर में हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। स्कोप, इट हैज़ ए नैरो स्कोप, इसका कम स्कोप है, और डिसेंट्रलाइजेशन का ज़्यादा बड़ा स्कोप है। और पर्पज़ क्या है, टू लेसन द बर्डन ऑफ द मैनेजर। अब मैनेजर अपने बर्डन को कम करने के लिए क्या करता है, वो पावर डेलीगेट कर देता है अपने सुपरवाइजर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को। और यहाँ पर क्या, टू इंक्रीज द रोल ऑफ द सबॉर्डिनेट्स बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी, यानी उनको ज़्यादा स्वतंत्रता दे करके उनके काम को, उनके महत्व को बढ़ाना है, यानी सबॉर्डिनेट्स के जो इम्पोर्टेंस है उसको ज़्यादा बढ़ाना है, उनके रोल को ज़्यादा इंक्रीज करना है। ये हमारा क्या कहलाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से आज हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर है ये हमारा समाप्त होता है। काफ़ी वेटेज है इस चैप्टर की, और इसमें से काफ़ी एग्ज़ाम में भी काफ़ी आता है, और थोड़ा सा एक अच्छा भी है, यानी एक टेक्निकल पॉइंट्स हैं इसमें। तो इस पर हमने टाइम भी पूरा दिया, 4 हमने वीडियो इसमें बनाए हैं। तो आज हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आगे से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो नमस्कार।